हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड इस समय एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो 15 से 20 दिन में आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख के इस समय मैं करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जो सिलेबस है पूरा वो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट बीबीए बीकॉम के एमबीए के मेरे चैनल पे अपलोडेड है। बट इस समय एग्जामिनेशन आने वाला है तो प्रीवियस ईयर के पीवाई क्यू लगाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2024 के 2023 के 2022 के वो मैं करा रही हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है इसका 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं करा चुकी हूँ। आज मैं 2022 का क्वेश्चन पेपर कराने जा रही हूँ आपके साथ। ठीक है। अब इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि मैम पीवाई क्यू करने का फायदा क्या है, क्या यही क्वेश्चन क्या दोबारा आ जाएंगे। तो मैं एक बात बता दूं, पिछले 5 साल के 10 साल के हमने तो क्वेश्चन पेपर देखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। बस उनको पूछने का तरीका हुआ, बहुत हुआ तो पूछने का तरीका चेंज कर देंगे। जैसे मैं बताऊं, अभी मैंने 2024 का क्वेश्चन पेपर कराया है। उसमें सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। सब्जेक्ट क्या है वही पूछा गया है। और आप देखेंगे 2022 में भी सबसे पहला सवाल यही है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सेम है और भी बहुत सारे टॉपिक है। जैसे जैसे अभी टॉपिक आएंगे मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन जो है 2024 में भी आए हैं, 2023 में भी आए हैं, 2022 में भी आए हैं। तो क्वेश्चंस मतलब एज इट इज नहीं, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर देंगे, बट वही बात आपको लिखनी है। जैसे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, प्लस आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये पता चल जाएगा। तो इसलिए पीवाई क्यू लगाना मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत जरूरी है, आपकी बहुत हेल्प करेगा। एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका आइडिया लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए पीवाई क्यू लगा के एग्जाम में जरूर जाइएगा। ओके। और इसकी प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पूरी एक प्लेलिस्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक डाल दूंगी। इसके साथ ही कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस मैंने चैनल पे कवर किया है, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो जरूर रेफर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2022 का। दिख रहा है आपको? ये देखिए 2022 का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर आया हुआ है इसका सॉल्यूशन आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात और है, आप भले ही किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं या दूसरे कोर्स के हैं, बट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है तो आप ये जो वीडियो है रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो ये है बीकॉम का क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है। अंडर एनईपी जो न्यू सिलेबस है उसके तहत 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है। सेक्शन ए होता है जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं 3-3 नंबर के। ये है सेक्शन ए। इसके 5 क्वेश्चन देखिए, दीज आर द 5 क्वेश्चन। ये 3-3 नंबर के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स में इसका आंसर करना होता है। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, अब इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। फिर ये सेक्शन बी है, 3 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 करना होता है। ये देखिए लिखा है, तो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं। 7.5 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी 15 नंबर का, सेक्शन सी आपका 45 मार्क्स का होता है। ठीक है। इसको 200 वर्ड में आंसर करना होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन है, 2 करने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में डिटेल में आंसर करना होता है। ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 15-15 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है। ठीक, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, डिटेल में आपको आंसर लिखना होता है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन एंड आपका 13th क्वेश्चन जो है ये 5वां क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना, तो इसलिए दिस इज द 13th क्वेश्चन। तो ये आपका था क्वेश्चन पेपर। ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन पेपर। ये आपका सिंपल सा बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ठीक। सेक्शन ए ये 5 क्वेश्चन है, ये है आपके 5 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, इनके अब आंसर देखते हैं एक एक करके। अब मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, और यही क्वेश्चन 2024 में भी यही पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, और यही हमारे पेपर का भी नाम है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं कॉस्ट रिलेटेड डेटा, ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट निकाल सकें। ठीक है, कॉस्ट को डिटरमाइन कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, एंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो दिस इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और पूरे पेपर में आप यही काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। फिर अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन आया है 3 नंबर का, वो ये है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताइए। तो 3 एलिमेंट है कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस, ये 3 एलिमेंट होते हैं। मटेरियल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल या जो सेमी फिनिश गुड है उसकी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल जो है उसको खरीदने में जो खर्चा आ रहा है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। ठीक, लेबर कॉस्ट क्या है? जो वर्कर को वेजेस वगैरह पे की जाती है, दैट इज लेबर कॉस्ट। एक्सपेंसेस क्या होता है? मटेरियल और लेबर को छोड़ के जितने दूसरे खर्चे होते हैं वो सब एक्सपेंसेस में आते हैं, जैसे रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये सब एक्सपेंस, इंश्योरेंस हुआ, ये सब आता है एक्सपेंसेस में। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? तो ईओक्यू का सबसे पहले फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ईओक्यू, ये हमने कहां पे पढ़ा था? ये हमने मटेरियल कंट्रोल में पढ़ा है। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, यहाँ पे तो केवल फॉर्मूला पूछा है। तो ईओक्यू इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब इसका मतलब क्या होता है बता देती हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करे ताकि हमें क्या पड़े? इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े, दैट इज ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला है, ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 AS बाई सी, जिसमें ए क्या है? एनुअल कंजप्शन, साल का कितना कंजप्शन है। एस क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ईयर। ठीक है, मतलब एक यूनिट को कैरी करने में कितना खर्चा आता है, ऑर्डर प्लेस करने में कितना खर्चा आता है, और एनुअल कंजप्शन कितना है। ठीक है, तो ये ए एस सी, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 2 AS बाई सी। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मशीन आर रेट। ये जो मशीन आर रेट है ना, एकदम सेम एज इट इज 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, और मशीन आर रेट में बता दूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी क्वेश्चन पेपर में मशीन आर रेट पे न्यूमेरिकल भी आया है, और ये तो थ्योरी है। पूछा गया है कि मशीन आर रेट क्या होता है, एमएचआर इसको कहते हैं। तो मशीन आवर रेट बेसिकली क्या होता है? द कॉस्ट, देखिए नाम क्या है, मशीन आवर रेट, यानी मशीन को 1 घंटा रन करने के लिए जो कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन आवर के रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। मशीन 1 घंटा चलती है तो कितना खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड मशीन आवर रेट। इसका फॉर्मूला है, मशीन आवर रेट क्या होता है? टोटल मशीन ओवरहेड डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर। ठीक है, मशीन से रिलेटेड जितने खर्चे उसको डिवाइड करो कितने घंटे मशीन चली, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन 1 घंटा चलती है तो कितना खर्चा आता है। एक न्यूमेरिकल आया है इसी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में, जिसमें आपको एमएचआर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ मशीन फॉर 1 आवर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट शीट पे न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है। इवन इस चैप्टर में मतलब यूनिट सेकंड में आप कॉस्ट शीट डिटेल में पढ़ते हैं, इसका फॉर्मेट भी पूछा जाता है। 3 नंबर में आपको बताना है कि व्हाट इज कॉस्ट शीट, गिव स्पेसिमेन। आपको कॉस्ट शीट बताना है कि कॉस्ट शीट क्या होती है, उसका स्पेसिमेन यानी फॉर्मेट बताना है। तो कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की कॉस्ट निकाली जाती है। एंड कॉस्ट शीट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं कॉस्ट के, जितने भी एलिमेंट होते हैं कॉस्ट को, उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाता है और नीचे टोटल कॉस्ट निकाली जाती है, दैट इज कॉस्ट शीट। ठीक है, देखिए लिखा है, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिससे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाला जाता है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी में आपने प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट सब पढ़ा है ना, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में, वो सब इसी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर मतलब स्केल से बनाइएगा फॉर्मेट, यहाँ पे स्केल से ऐसे नहीं बनाए। एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को सम करेंगे, क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट कहाँ, ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब होता है फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, उसको जोड़ेंगे, आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करिए, क्लोजिंग को माइनस करिए, तब आपका क्या आएगा, तब आएगा नेट वर्क कॉस्ट। नेट वर्क कॉस्ट कहिए चाहे नेट फैक्ट्री कॉस्ट कहिए, डिटेल में मैंने पढ़ाया है, वो लेक्चर वीडियो रेफर करिएगा, उसमें मैंने बताया है कि वर्क कॉस्ट इज सेम एज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट, ठीक है। फिर उसमें ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। फिर उसमें जो है फिनिश गुड अगर क्वेश्चन में दिया है तो ओपनिंग फिनिश गुड को ऐड करिए, क्लोजिंग को माइनस करिए, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS जिसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। फिर इसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करिए, तब जाके आपका आता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, मैंने वीडियो में डिटेल में पढ़ाया है, तो वहां से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और ये जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है, इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन हो गए, बहुत लंबा मत लिखिएगा, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से 6 लाइन में लिखिएगा, आंसर करिएगा, ठीक है, 3 नंबर से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं उसमें देना है, 15 नंबर का था हमारा सेक्शन। अब चलिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दिए हैं, 2 करने हैं, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है एक, ठीक। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने इधर लिखे हैं, इसके सॉल्यूशन भी। सबसे पहला है कि डिफाइन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग डिटेल में बताना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा नाम सर्विस कॉस्टिंग भी है। जब कोई सर्विस रेंडर की जा रही है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में, होटल में, ट्रांसपोर्ट के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में सर्विस रेंडर की जा रही है, तो अगर हमें सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, मैंने मेथड ऑफ कॉस्टिंग डिटेल में पढ़ाया है। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कई टाइप की कॉस्टिंग है, उसी में से एक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, थोड़ा सा बड़ा कर देती है, इसे रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिससे डिटरमाइन की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, जब सर्विस रेंडर की जा रही है, जैसे हॉस्पिटल, होटल, कैंटीन, ये सब, इससे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस कैलकुलेट होती है। ट्रांसपोर्ट के केस में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। तो इसमें लिए ट्रांसपोर्ट के केस में सबसे पहले तो यूनिट डिसाइड की जाती है कि हम जो कॉस्ट निकालेंगे उसकी यूनिट क्या होगी, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर अगर ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है, इस तरीके से यूनिट डिसाइड करते हैं। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो पर टन पर किलोमीटर, यानी 1 टन गुड को ट्रांसपोर्ट करने में, 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसमें यूनिट सबसे पहले डिसाइड की जाती है। फिर उसके बाद जितने भी खर्चे आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, उसको 3 कैटेगरी में कह लीजिए डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है फिक्स या स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स या स्टैंडिंग चार्जेस मतलब वो खर्चे जो होंगे ही होंगे, ठीक है। अम, ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी चले चाहे न चले, कुछ खर्चे वो होते ही है ना, डेप्रिसिएशन जाएगा ही जाएगा, ड्राइवर की सैलरी जाएगी जाएगी, ठीक है, इंश्योरेंस जाएगा ही जाएगा, ईएमआई जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो उसी को कहते हैं फिक्स या स्टैंडिंग चार्जेस, जो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करते, ठीक है। जैसे गैरेज का रेंट है, रोड टैक्स है, सैलरी है परमानेंट एम्प्लॉय की, वो जाएगी, डेप्रिसिएशन लगेगा ही गाड़ी पे। जबकि कुछ होते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा मेंटेनेंस खर्चा आएगा ना, टायर ट्यूब स्पेयर पार्ट उतना ज्यादा आएगा, तो ये वेरिएबल है बट ये फिक्स है। अगला क्या है, रनिंग चार्जेस, मतलब जितना किलोमीटर पेट्रोल वगैरह जो है, जितना किलोमीटर गाड़ी जाएगी पेट्रोल डीजल उतना ज्यादा ही खर्चा आएगा, तो ये ऑपरेटिंग या रनिंग चार्जेस। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के केस में जो कॉस्ट होती है उनको इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंड फिर इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनती है। मेरा वीडियो आप रेफर करिएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पे, जिसमें मैंने डिटेल में जो फॉर्मेट बनता है ना वो मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है, और फिर वहां से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है, एक्सप्लेन वर्क इन प्रोग्रेस।
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है? तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये निकल के आता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है बिग जॉब, एक बड़ा काम जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टी हो, एक कॉन्ट्रैक्टर हो, या कॉन्ट्रैक्टी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जैसे कोई ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है। तो बेसिकली ऐसे काम जो 1 साल से लंबे ड्यूरेशन के जो काम होते हैं ना, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। ये अकाउंट बनाया जाता है ताकि प्रॉफिट लॉस उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ ये पता चल सके, ठीक है। एंड जैसे ये रोड, ब्रिज, डैम, ये सब और जितने भी खर्चे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, मटेरियल, लेबर, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन सबको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। एंड क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड, देखिए मैंने यहाँ सब लिखा है कि उसे डेबिट साइड, जितने भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितने डायरेक्ट खर्चे हैं डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, क्या होता है अभी मैं बताऊंगी। वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड वो सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एंड जो बैलेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जो बैलेंस निकल के आता है, वो फिर आपका बताता है कि देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये पता चलता है, ठीक है। अब एक चीज और पूछी गई है ना, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? WIP, आपने पढ़ा होगा। WIP क्या है? कार्य प्रगति पर है, यानी वर्क विच इज नॉट येट कंप्लीटेड। आपने रोड पे कहीं पे पढ़ा होगा ना, बोर्ड लगा देते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। तो WIP यही है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, चल रहा है। तो WIP क्या है? वो वैल्यू ऑफ वर्क जो कंप्लीट हो गया है बट अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है या पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड WIP। अब WIP में दो चीजें आती हैं, एक आता है वर्क सर्टिफाइड और एक आता है वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए, वर्क सर्टिफाइड बेसिकली क्या होता है? वो पोर्शन ऑफ वर्क जो कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया है लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टी से अप्रूवल नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी ने हाईवे बना दिया है, उतना पोर्शन, जैसे सपोज करिए इतना पोर्शन हाईवे का बना दिया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव अभी आके उसको अप्रूव नहीं किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड अप्रूव। जो हो गया है उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, और जो नहीं अभी अप्रूव हुआ है, काम हो गया है बट अप्रूव नहीं हुआ, उसको कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। द पोर्शन ऑफ वर्क दैट हैज बीन अप्रूव्ड एंड वैल्यूड बाय कॉन्ट्रैक्टी, सर्वेयर, उसे कहते हैं वर्क सर्टिफाई हो गया है। लेकिन वो पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर का जो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, इट इज येट टू बी अप्रूव, वो कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो दिस वाज द सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक। और डिटेल में पढ़ना है तो मेरा वीडियो रेफर करिएगा, वहां पे और डिटेल में बताया मैंने। अगला क्वेश्चन जिसपे आता ही है क्वेश्चन, दैट इज 2024 में भी आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक। तो आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा था ना, BRS, क्लास 11 में पढ़ा था। वहां पे क्या होता था? कंपनी की कैश बुक और बैंक की पासबुक, उसको रिकंसाइल किया जाता था। रिकंसाइल करना मतलब होता है मैच कराना, उसे मैच कराया जाता था। यहाँ पे है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है एंड फाइनेंशियल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है, काफी बार होता है कि वो प्रॉफिट अलग अलग शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो कैश नहीं, कॉस्ट कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाया जाता है, ये किस पर्पज से बनाया जाता है? ताकि रिकंसाइल कर सकें कॉस्ट अकाउंट से जो रिजल्ट आया है एंड जो फाइनेंशियल अकाउंट से जो रिजल्ट आया है, ये दोनों को मैच करा सके, ठीक है। और देख सके कि वाई दिस डिफरेंसेस, क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, रीजन क्या है इस डिफरेंस के। तो ये जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाया है, न्यूमेरिकल भी कराया है, तो वो रेफर करिएगा। तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है तो रिकंसाइल, रिकंसाइल करना मतलब मैच करा सकें प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट एंड प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण ये वेरिएशन आता है। पहला रीजन होता है कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, या इनकम होती है जिसे फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। और बहुत सारे खर्चे, इनकम ऐसे होते हैं जिसे कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल में नहीं कंसीडर किया जाता है।
तो ये तो पहले दो कारण है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, आइटम इंक्लूडेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, आइटम इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, ये कारण है। ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के कारण, ठीक है, वैल्यूएशन डिफरेंस के कारण, डेप्रिसिएशन के क्या पता डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज हुए हो, इसके कारण होता है, एबनॉर्मल गेन एंड लॉस के कारण, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू रीजंस, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये डिफरेंस अराइज करता है, एंड इसी को मैच कराने के लिए कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में डिटेल में लिखना है, 15-15 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं आपको। इसमें अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अगेन सोचिए मेथड ऑफ कॉस्टिंग से है, यानी मेथड ऑफ कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन सब पे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये देखिए क्या है, डिस्क्राइब द जर्नल फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड डिफाइन नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। ऐसी 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, अभी सॉल्यूशन बताऊंगी। 11th है, उसके बाद ये आपका 12th क्वेश्चन है, ये 12th क्वेश्चन है, फिर एक और, ये आपका 13th क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है जर्नल फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के जर्नल फीचर बताइए, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है ये बताइए। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, और ये बेसिकली वहां यूज होता है जहां पे एक प्रोसेस फॉलो करके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा हो, यानी पहले इनपुट गया फर्स्ट प्रोसेस में, फिर इसका जो आउटपुट है वो सेकंड प्रोसेस में गया, फिर इसका जो आउटपुट है वो थर्ड प्रोसेस में शायद गया, और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे जहां पे स्टेजेस हो प्रोडक्शन की, तो ऐसी जगह पे हर स्टेज पे अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो ये मेथड यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां पे गुड प्रोड्यूस हो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से, वेरियस स्टेजेस हो तो वहां पे ये मेथड यूज करते हैं। आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता हो। जैसे एग्जांपल के लिए केमिकल, पेपर, शुगर, ऑयल, इन सब में ये यूज होता है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स पूछा है। तो इसका पहला फीचर क्या है, जहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हो वहां यूज होता है, जहां पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो वहां पे, कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जहां पे हो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। प्रोसेस वाइज कॉस्ट एक्यूमुलेशन जहां हो वहां पे यूज करते हैं। ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, वर्क इन प्रोग्रेस, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस, तो ये पढ़ लीजिएगा। वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग भी डिटेल पे वीडियो बनाया हुआ है मैंने, न्यूमेरिकल भी कराया है, तो वो आप प्रिफर करिएगा। यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। आगे क्या है, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती है। तो देखिए जितना इनपुट गया है क्या उतना ही आउटपुट आता है, नहीं, कुछ वेस्टेज हो जाती है, इवोपरेशन के फॉर्म में, हीटिंग के फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट निकल जाता है। तो जितना हमने 100 यूनिट का इनपुट दिया है तो 100 यूनिट का आउटपुट नहीं निकलता है, कुछ 95, 98, 92, 90 कुछ ऐसा इनपुट आउटपुट निकलेगा, कुछ क्या होती है वेस्टेज हो जाती है। तो वो वेस्टेज जो होगी ही होगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इवोपरेशन के फॉर्म में कुछ वेस्टेज होगी ही, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे ही होंगे, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको कहा जाता है नॉर्मल वेस्टेज, यानी विद इन लिमिट जो वेस्टेज होनी ही होनी है वो है नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज वो लॉस है जो अनअवॉइडेबल है और वो एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो नॉर्मल वेस्टेज है। लेकिन और फिर नॉर्मल वेस्टेज को क्या किया जाता है, नॉर्मल वेस्टेज को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज इज एब्सॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती है, एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब नॉर्मल वेस्टेज के ऊपर और ज्यादा वेस्टेज हो गई तो वो है एबनॉर्मल वेस्टेज। जैसे शायद ह्यूमन एरर हो गया, गलती हो गई, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, या केयरलेसली आपने काम किया जिससे नुकसान हो गया, तो ये सब क्या है, गलती से हो गया ना ज्यादा नुकसान, तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज है। एंड एबनॉर्मल वेस्टेज होती है तो ये जो भी नुकसान हुआ उसको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज एबनॉर्मल वेस्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में अभी डिटेल में मैंने बताया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस पता करना हो, ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये पता करना हो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके क्रेडिट साइड में क्या, प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। तो अंत में क्या निकलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना हुआ, ये सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकलता है। ठीक है, तो यही सब कहानी आप डिटेल में इसमें लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बिग जॉब, बड़े बड़े काम, बिल्डिंग बनाना है, डैम बनाना है, हाईवे बनाना है, ठीक है, तो वो सब जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखने होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है कि ये सारे खर्चे डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, देखो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको प्रॉपरली अपोर्शन किया जाता है। अपोर्शन भी एक टॉपिक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट वीडियो बनाया है, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसे प्रॉपरली अपोर्शन किया जाता है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है। ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये प्रॉपरली आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मेंशन करना होता है। वर्क इन प्रोग्रेस भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना होता है। वीडियो देखिएगा, डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एमएचआर पे है, मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है। आपको सारी डिटेल दी गई है, मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक मशीन है, मशीन आर रेट कैलकुलेट करिए। जो कॉस्ट ऑफ मशीन है 8,000, इंस्टॉलेशन में खर्चा आया 2,000, लाइफ मशीन की है 10 साल, स्क्रैप वैल्यू इसकी निल है, मशीन वर्क करती है 2,000 घंटे साल में, 2,000 घंटे साल का चलती है मशीन। ठीक है, और ये जो मशीन है पूरी, कह लीजिए जो फैक्ट्री है उसका 1/4 एरिया ये मशीन ऑक्युपाई करती है। ठीक है, और जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को अपने पूरे टाइम का 1/5 टाइम, ये देखिए सुपरवाइजर को अपने पूरे टाइम का 1/5 टाइम मशीन पे देना होता है। और बाकी खर्चे जो मशीन से रिलेटेड हैं वो ये हैं। जो शॉप का रेंट है या रेट है पर क्वार्टर वो है 300, जनरल लाइटिंग का एक खर्चा पर मंथ 20 रुपए, इंश्योरेंस का खर्चा पर मशीन पर एनम वो है 60 रुपए, एस्टिमेटेड रिपेयर का खर्चा पर ईयर का 200 रुपए, जो शॉप का सुपरवाइजर है उसकी सैलरी पर क्वार्टर है 600। ठीक है, और फिर मशीन जो है कंज्यूम करती है 2 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक है, 60 रुपए लगता है 100 यूनिट का, ये इसका रेट बताया गया है मशीन का। जनरल लाइटिंग जो है इसको आप फ्लोर एरिया के बेसिस पे आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, आपको एमएचआर कैलकुलेट करना है। तो अब मैं बता दूं, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे होगा, बट अभी मैं कराऊंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मशीन से रिलेटेड जितने खर्चे हैं ना उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें एमएचआर कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल एक्सपेंसेस, साल के खर्चे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है 10,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 0, तो 10,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लाइफ, ये फॉर्मूला होता है ना डेप्रिसिएशन का। लाइफ कितनी है 10 साल, तो डिवाइड करेंगे, यू विल गेट डेप्रिसिएशन आपका आ गया 1,000। ठीक है, अब इसके बाद इंश्योरेंस दिया गया है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस मशीनरी का कितना है 60 क्वेश्चन में दिया है, रिपेयर क्वेश्चन में दिया गया है 200। ठीक है, अगला क्या है पावर कॉस्ट, ये मशीन कितना पावर कंज्यूम कर रही है, तो दिया गया है 2 यूनिट पर घंटे का कंज्यूम कर रही है, 2 यूनिट पर घंटे का कंज्यूम कर रही है। और 100 घंटे का जो खर्चा है वो मशीन का कितना है, जो चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी वो कितने हैं 60 रुपए, तो पर घंटे का कितना आ गया 0.6, तो ये आ गया 0.6। और मशीन कितने घंटे चल रही है साल के 2,000 घंटे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से। तो ये आपका, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, मैं पेन ले लेती हूँ, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये जब कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा 2,400। और एक बात ये है, ये सारे जो खर्चे होते हैं ना ये एनुअल आपको रिकॉर्ड करने हैं, जो क्वार्टरली या मंथली दिया है उसको एनुअल में कन्वर्ट करिए। अगला क्या है रेंट एंड रेट्स। ठीक है, दिया गया है कि रेंट एंड रेट जो है वो क्वार्टरली है 300, तो 300 क्वार्टरली है तो साल का चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1,200 पूरे साल का है। ठीक, अब बताया गया है कि ये जो मशीन है ये पूरी शॉप का 1/4 एरिया ऑक्युपाई करती है। ठीक है, तो इस खर्चे को 1/4 कर दिया जाएगा, क्यों मशीन पे अपोर्शन करेंगे ना, तो 1/4 कर दिया जाएगा, यानी 1,200 पूरी शॉप का, 1,200 पूरी शॉप का रेंट है। ठीक है, ये मशीन अगर 1/4 एरिया ऑक्युपाई करेगी तो ये अपने ही रेंट को कंसीडर करेंगे ना कि इसके लिए कितना रेंट हो रहा है, तो 1,200 डिवाइडेड बाई 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 300। लाइटिंग का खर्चा बताया गया है 20 रुपए महीना, तो साल का कितना, 12 से मल्टीप्लाई करिए 240 आ गया।
अब लाइटिंग भी क्या है, इसको क्वेश्चन में बताया गया है कि फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड करिए, तो 1/4 कर दीजिए तो आ जाएगा 60 रुपए। सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर को क्वार्टरली मिल रहा है 600 रुपए, तो साल का कितना मिल रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2400। फिर बताया गया है सुपरवाइजर अपने पूरे टाइम का 1/5 पोर्शन इस मशीन पे लगा रहा है, तो 2400 का 1/5 कर दीजिए, आ गया 480। ठीक है, सारे खर्चे जितने क्वेश्चन में दिए थे सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया और इसको सम कर लीजिए, यू विल गेट 4500, यू विल गेट 4500। ठीक है, 4500 आ गया आपका एनुअल एक्सपेंस मशीन का। मशीन कितने घंटे चलती है, 2000 घंटे चलती है, डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट एमएचआर। तो एमएचआर निकल के आपका आ गया, एमएचआर निकालेंगे, ये आपका आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये कॉमा लग गया, ये डॉट है, 2.25 पर आवर। मशीन जो 1 घंटा चलती है 2.25 रुपीज लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। देखा था क्वेश्चन कितना लंबा, जैसे लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है एंड स्टेट करना है हाउ मच प्रॉफिट और लॉस शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कितना ये प्रॉफिट लॉस आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो रेफर करिएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे, इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने वहां पे कराया हुआ है, बाकी मैंने यहाँ पे भी इसे सॉल्व किया है, और एक बार देखना चाहें देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्रोसेस कॉस्टिंग पे है। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज 5300 यूनिट। इट वॉज कंसिडर्ड दैट 300 यूनिट आर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10% था। बाकी इंफॉर्मेशन ये दी है, आपको क्या बनाना है, आपको बताना है, आपको बनाना है प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ठीक है? इसके साथ ही एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्रोसेस अकाउंट बनाना मैंने डिटेल में आपको, मेरा जो वीडियो लेक्चर है प्रोसेस अकाउंट पे, उसमें डिटेल में बताया है। प्रोसेस अकाउंट की सारी थ्योरी पढ़ाई है, उस पे एक न्यूमेरिकल भी कराया है जिसमें मैंने प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो भी बताया। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि देखिए इसमें आउटपुट दिया है, इनपुट नहीं दिया है, तो और फिर आपको एबनॉर्मल लॉस दिया है 300, नॉर्मल लॉस दिया गया है 10%। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इनपुट दिया ही नहीं है। सबसे पहले यही ट्विस्ट है, बाकी सब सेम है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये कैसे बता करेंगे आप इनपुट, तो इनपुट के लिए आप क्या करेंगे, लेट इनपुट बी एक्स, इनपुट को मानेंगे एक्स। ठीक, तो नॉर्मल लॉस कितना दिया है क्वेश्चन में, 10% ऑफ इनपुट, तो नॉर्मल लॉस क्या है 10% ऑफ एक्स, तो 0.10। ठीक, एबनॉर्मल लॉस कितना दिया है 300 यूनिट, तो एबनॉर्मल लॉस 300 यूनिट। आउटपुट दिया है इसमें, देखिए क्वेश्चन में आउटपुट दिया है 5300। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया 5300। ठीक, बट हमें इनपुट चाहिए ना, तो इनपुट के लिए क्या करेंगे, इनपुट में से माइनस होगा, पेन ले लेती हूँ, इनपुट में से माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तब आउटपुट आता है ना। ये है आपका इनपुट, इनपुट में से ये नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे एंड एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तब ये आपका आएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस किया तो x इक्वल्स टू 6222 आ गया, यानी ये आ गया इनपुट। हाँ, अब ये इनपुट बहुत काम का है क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बनाने में इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो यही बस अलग है, बाकी ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल वैसे ही है जैसे प्रोसेस अकाउंट बनता है। ये यहाँ मैंने किया हुआ है, देखिए बनाया प्रोसेस अकाउंट मैंने, वो स्केल से स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, इस तरीके से। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ओवर होता है। 13 क्वेश्चन थे इसमें, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है 2 करने हैं, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है 3 करने हैं। और मैं कहूंगी क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हर बार क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, कॉस्ट शीट पे आता ही है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आता ही है, प्रोसेस अकाउंटिंग पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पे आता है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर इन टॉपिक को करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये लेक्चर कैसा था।
है? तभी मैं 2023 बच रहा है, 2023 का जल्दी से क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक भी देते रहा करिए, ये लेक्चर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।